नेपाली राजनीति में कुछ चेहरे ऐसे हैं जिन पर राय बहुत बटी हुई है। एक तरफ लोग उन्हें जनसेवक मानते हैं, तो दूसरी तरफ उन्हें राजनीतिक गुंडा तक कहा जाता है। आज हम एक ऐसे ही शख्स महेश बसनेत की बात करेंगे। चलिए उनकी इस जटिल और विवादास्पद प्रोफाइल को समझने की कोशिश करते हैं। तो सवाल यही उठता है कि महेश बसनेत आखिर हैं कौन? एक जनसेवक या फिर एक राजनीतिक गुंडा? ये एक ऐसा सवाल है जो लोगों के मन में बहुत अलग-अलग, यहां तक कि एक दूसरे से बिल्कुल उल्टी राय पैदा करता है। तो चलिए इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए उनकी कहानी में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। किसी भी विवाद को समझने के लिए सबसे पहले उनके औपचारिक राजनीतिक करियर पर एक नजर डालना जरूरी है। देखते हैं कि कागजों पर उनकी प्रोफाइल कैसी दिखती है। तो देखिए, उनका सफर शुरू होता है CPN-UML की युवा शाखा यानी यूथ एसोसिएशन नेपाल के अध्यक्ष के तौर पर। इसके बाद 2014-15 में वो उद्योग मंत्री भी बने और फिर संसद सदस्य के रूप में भी काम किया। उनका करियर उनकी पार्टी और सरकार के अंदर एक सीधी साधी तरक्की को दिखाता है। लेकिन जो बात इसे दिलचस्प बनाती है वो ये है कि ये आधिकारिक कहानी उनके ऊपर लगे आरोपों से कितनी अलग है। चलिए अब आते हैं कहानी के दूसरे पहलू पर, उन आरोपों पर जिनकी वजह से उनके खिलाफ बाकायदा औपचारिक जांच भी शुरू हुई है। पहला और सबसे बड़ा विवाद जुड़ा है भ्रष्टाचार के आरोपों से। नेपाल की जो भ्रष्टाचार विरोधी संस्था है CIAA, वो इसकी बाकायदा जांच कर रही है। ये मामला उनके मेयर रहते हुए लिए गए कुछ फैसलों से जुड़ा है जिनसे सरकारी खजाने को नुकसान होने के आरोप हैं। और ये तो हुई पुरानी बात। अभी हाल ही में उनकी ऑनलाइन गतिविधियां भी जांच के दायरे में आ गई हैं। इलेक्ट्रॉनिक लेन देन अधिनियम के तहत एक नई जांच शुरू हुई है जो उनकी एक फेसबुक पोस्ट से जुड़ी है। आरोप है कि उन्होंने अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया था। लेकिन बात सिर्फ आधिकारिक जांच तक ही सीमित नहीं है। सोशल मीडिया पर तो और भी गंभीर आरोप लगते हैं। जैसे ये एक कमेंट है जो उन्हें गुंडा की जीती जागती परिभाषा बता रहा है। इसी तरह की और भी टिप्पणियां हैं। ये एक ऐसे व्यक्ति की तस्वीर बनाती हैं जो अपनी राजनीतिक ताकत दिखाने के लिए कथित तौर पर ताकतवर लोगों के एक अनौपचारिक नेटवर्क का इस्तेमाल करता है। हाँ, यहां पर एक बात साफ करना बहुत जरूरी है। देखिए, एक तरफ है औपचारिक जांच और दूसरी तरफ हैं ये सोशल मीडिया के दावे। इन किस्से कहानियों वाले दावों को किसी पत्रकारिता या कानूनी सोर्स से वेरीफाई करना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए इन दोनों में फर्क करना जरूरी है। और यही चीज इस पूरी कहानी को और भी दिलचस्प बना देती है। एक तरफ उन पर खुद जांच चल रही है तो दूसरी तरफ बसनेत दूसरों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाने में सबसे आगे रहते हैं। वो खुद को एक भ्रष्टाचार विरोधी योद्धा के तौर पर पेश करते हैं। तो इससे हम कहां पहुंचते हैं? उनकी जो सार्वजनिक पहचान है उसमें एक गहरा मतभेद है। चलिए देखते हैं ये धारणा और कानूनी हकीकत की कहानी कैसे बनती है। ये स्लाइड इस फर्क को बिल्कुल साफ कर देती है। आप देखिए, गैंगस्टरवाद या गुंडा नेटवर्क जैसे जो आरोप हैं वो अभी तक सिर्फ किस्से कहानियों पर आधारित हैं, अदालत में साबित नहीं हुए। वहीं दूसरी तरफ भ्रष्टाचार और सोशल मीडिया के दुरुपयोग के जो आरोप हैं वो बाकायदा औपचारिक जांच के दायरे में हैं। अगर हम इसे थोड़ा एनालाइज करें तो ऐसा लगता है कि महेश बसनेत एक दो तरफा राजनीतिक रणनीति पर चल रहे हैं। पहला, ऑनलाइन भड़काऊ भाषा का इस्तेमाल करना और विरोधियों पर जोरदार हमला बोलना ताकि एक दमदार नेता की छवि बने। और दूसरा, अपनी ही पार्टी के अंदर खुद को एक ऐसे मजबूत नेता के तौर पर दिखाना जो जवाबदेही की बात करता है। तो आखिर में इस पूरी जटिल प्रोफाइल से हमें क्या पता चलता है? इससे क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है? देखिए, ये कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं है। ये मामला दिखाता है कि आज की राजनीति में जनता के भरोसे, नेताओं के भाषणों और कानूनी जवाबदेही की धीमी रफ्तार के बीच कितना बड़ा तनाव है। और अंत में ये हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। जब किसी राजनेता की छवि इतनी ज्यादा बटी हुई हो तो ये सिर्फ उस नेता के बारे में नहीं बल्कि खुद राजनीति की मौजूदा हालत के बारे में क्या बताती है?